बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। हलाकू खान की किस्त नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि नावल की तहरीर के साथ चैनल की इंतज़ामिया का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। आइए किस्त नंबर 22 का आगाज़ करते हैं। हलाकू खान जनूब की तरफ सफ़र करते हुए अपने लश्कर के साथ फ़लस्तीन के शुमाल में पहुँच गया था। यहाँ इसने एक रोज़ पड़ाव कर रखा था कि इसके कुछ मुखबर पड़ाव में दाखिल हुए। हलाकू खान को जब इनकी आमद की इत्तला दी गई तब हलाकू खान ने फ़ौरन उन्हें तलब कर दिया। वो तादाद में 3 थे। जब उन्हें हलाकू के खेमे में इसके सामने पेश किया गया तो उस वक्त किसी अहम मामला पर गौर के लिए हलाकू के 5 बेटे और सारे सालार भी इसके पास बैठे हुए थे। हलाकू ने कुछ देर तक आने वाले इन तीनों मुखबरों का जायजा लिया और फिर कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई खबर है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो तो कहो, साथ ही मुझ पर यह भी इंकिशाफ करो कि तुम किस सिमत की खबरें रखते हो। जवाब में एक मुखबर बोला और कहने लगा, हम शुमाली इलाकों की तरफ से आए हैं और वहां हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये अल्फाज सुनकर हलाकू खान चौंका था। इसके बेटे और सारे सलार भी कभी हलाकू खान और कभी आने वाले मुखबरों की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि हलाकू खान के कहने पर एक मुखबर बोला और तफसील बताते हुए कहने लगा, खाकान, मुसलमानों का वही सलार जो इससे पहले किसी दौर में बगदाद के लश्करियों का नायब सलार हुआ करता था और जिसका नाम मंसूर बिन अहमद है, हमारे नुकसान का लगातार बायस बनता जा रहा है। आप जानते हैं हलब और हुमस दोनों शहरों पर हमारा कब्जा हो चुका था और वहां हमारे खासे लश्कर थे। इस मंसूर बिन अहमद ने पहले अपने लश्कर के साथ हलब का रुख किया। वहां जो हमारा लश्कर था उसे उसने शिकस्त दी, अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और हलब शहर पर उसने कब्जा कर लिया था। हलब शहर में हलब के लोगों के कहने पर उसने वहां अपने सालार हसामुद्दीन जोकंदार को हाकिम मुकर्रर किया और बाकी लश्कर को लेकर वो बड़ी बर्क रफ्तारी से हुमस की तरफ बढ़ा था। हुमस में जो हमारा लश्कर था उसने डटकर मुकाबला किया, बल्कि हुमस के नवा में एक मंगोल ने मंसूर बिन अहमद को इनफरादी मुकाबला के लिए ललकारा, लेकिन हमारे इस साथी की बदकिस्मती वो मंसूर बिन अहमद के हाथों इनफरादी मुकाबला में मारा गया और जब इज्तिमाई जंग हुई तो मंसूर बिन अहमद ने हमारे इस लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त दी और इसे मार भगाया। इसकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह उसने हुमस पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद जब यहाँ से आपके हुक्म पर मजीद लश्कर हुमस और हलब की तरफ रवाना हुए तो मंसूर बिन अहमद ने अजीब चाल चली। हलब शहर में जो पहले से मुहाफिज लश्कर था उसने उसे हलब में रहने दिया और जो दस्ते उसने अपने सालार हसामुद्दीन जोकंदार की कमानदारी में दिए थे उन्हें हुमस में बुला लिया। इस तरह इसका साथी हसामुद्दीन हलब पहुंच गया। वहां हमारे नए लश्कर से उनका मुकाबला हुआ। हमारी बदकिस्मती और मुसलमानों के सलार की खुशबख्ती के उसे भी उसने बदतरीन शिकस्त दी। वो लश्कर भी अब शिकस्त उठाकर आपके पास पहुंचने वाला है। मंसूर बिन अहमद ने वहां अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया। इसके बाद वो बड़ी तेजी और बरकरफ्तारी से हलब की तरफ बढ़ा। इस हलब शहर का हमारे एक नए लश्कर ने मुहासरा कर रखा था। उसे भी इस मंसूर बिन अहमद ने शिकस्त दी और उसे नुकसान पहुंचाकर भगा दिया। वहां भी उसने हलब के लोगों में से एक को हाकिम मुकर्रर किया। इसके बाद वो अपने लश्कर के साथ वापस कोहिस्तान कैचाब की तरफ जा चुका है। ये सारी तफसील जानने के बाद हलाकू ने अपने मुखबरों को जाकर आराम करने के लिए कहा। कुछ देर वो गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर अपने सारे सालारों का जायजा लेने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि मंसूर बिन अहमद जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता है। वो अपने आप को बचाना भी जानता है और अपने मुखालफों को शिकस्त देने के हुनर से भी वाकिफ है। जहां तक मेरा ख्याल है अब तक हमारे सलारों को एक एक या दो दो बार शिकस्त दो चार कर चुका है। मैं समझता हूँ खलीफा बगदाद की ये बड़ी गहरी नज़र उसका बेहतरीन इंतखाब था कि उसने इस मंसूर बिन अहमद जैसे नौजवान को अपने लश्करियों का नायब सलार मुकर्रर किया। मैं समझता हूँ खलीफा बगदाद के लश्करियों का सलार आला फतेहुद्दीन जो मारा जा चुका है वो अगर जिंदा होता तो मेरा ख्याल है वो भी इस मंसूर बिन अहमद की तरह हमारे लिए नुकसान का बायस बनता। आज मैं तुम सब लोगों के सामने नीले जावेदानी आसमान की कसम खाता हूँ कि मैं इस मंसूर बिन अहमद को अपने हाथ से कत्ल करूंगा, इसलिए कि उसने अब तक हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से हमारे लश्करी जो इससे पहले फतह और कामयाबी के आदी थे उनके अंदर हौसला शिकनी पैदा हुई है, इसलिए कि उसने हमारे 3 लश्करों को लगातार शिकस्त देकर उनके लिए नाकाबिले तस्खीर होने के जज्बा को चिकनाचूर और किरची किरची करके रख दिया है। इस मौके पर हलाकू खान का सारा सालार महर ताक बोला और हलाकू को मुखातिब करके कहने लगा, खाकान, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम यहाँ से शुमाल की तरफ पलटें और जहाँ कहीं भी ये मंसूर बिन अहमद है वहाँ ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे गिरफ्तार करें और हर सूरत में इसकी गर्दन काटें। इस तरह आपकी वो कसम भी पूरी हो जाएगी जो आपने अभी इसको अपने हाथ से कत्ल करने की खाई है और शुमाल का इलाका भी हमारे लिए महफूज हो जाएगा।
हलाकू ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, मैं अर्ताक में जानता हूँ तुम एक उम्दा सलार हो, मेरी बेटों का तालीक भी रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं। अब हम जनूब की तरफ आ चुके हैं, वहाँ वापस शुमाल की तरफ पलट कर जाएंगे तो जनूब की ताकतें अपने आप को मजीद कुव्वत बना लेंगी। तुम जानते हो जिस वक्त खाकान मंगू खान ने मुझे लश्कर देकर इलाकों की तरफ भेजा था तो उसने सबसे बड़ी ख्वाहिश की थी कि मैं मुसलमानों के खिलाफ मिस्र तक यलगार करता चला जाऊं। अगर मैं यहाँ से पलटकर फिर शुमाल की तरफ रुख करता हूँ तो याद रखना मुझे खदशा है कि शुमाल की दो बड़ी कुव्वतें बरकाई खान और मंसूब बिन अहमद मुझे अपने साथ एक लंबे अरसे के लिए जंग में मसरूफ कर लेंगी, जिसके नतीजे में मिस्र के हुक्मरानों को अपनी ताकत और कुव्वत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, और फिर वो वक्त भी आएगा कि मिस्र के लश्करी जनूब से निकलेंगे, हमारे लिए वो मुसीबत खड़ी करेंगे जिसे हम टाल नहीं सकेंगे। याद रखो, शाम का इलाका हमारा असल मकसद नहीं है। या तुम यूं कह सकते हो कि मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के लिए हमें ईरानियों ने दावत दी थी। गोया मैं कह सकता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ ईरानी हमारे साथी हैं। इनमें जो यनी खानदान भी शामिल है, इसमें नसीरुद्दीन तूसी भी इनमें जोवीनी खानदान भी शामिल है, जिसमें नसीरुद्दीन तूसी भी शामिल है, और बहुत से लोग भी हैं। और फिर तुम लोग जानते हो बगदाद का वजीर इब्ने अलकमी बार बार हमें मुसलमानों की खिलाफत पर हमलावर होकर इसका खात्मा करने के लिए पैगाम भेजता रहा है, हमें मुख्तलिफ तरगीबात देता रहा है। इस बिना पर हमारे लिए ईरान की सरजमीन महफूज और नफा बख्श है। उन सारे अवामिल को सामने रखते हुए मैंने ईरानी शहर मरागा को अपना मरकज़ी हुकूमत बनाया है। शाम के इलाके में इस वक्त ज़्यादातर अरब और तुर्क हैं। याद रखना, ये अरब और तुर्क बला के जंगजू हैं। ये जो मंसूब बिन अहमद हमारे मुख्तलिफ लश्करों को शिकस्त दो चार करता आ रहा है तो इसकी कमानदारी में लड़ने वाले भी अरब, तुर्क और कुर्द हैं। इनमें कोई ईरानी नहीं। और ये तीनों कौमें यानी अरब, कुर्द और तुर्क अपनी जान पर खेलते हुए हमारे खिलाफ हरकत में आते हैं और अपनी कामयाबी और कामरानी को यकीनी बना जाते हैं। मेरे साथियों सुनो, यहाँ से हम जनूब की तरफ पेशकदमी करेंगे और ऐसा करना ही हमारे लिए सूदमंद और बेहतर है। पहले हम मिस्र के हुक्मरानों की तरफ अपने कासिद भिजवाएंगे ताकि वो लड़े बगैर हमारे मुती और फर्माबरदार हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनकी बेहतरी है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मिस्र की सरजमीनों पर हमलावर होकर हम तबाही और बर्बादी का वो खेल खेलेंगे कि इससे पहले मिस्रियों ने ना देखा होगा। मिस्री शायद फ्रांस के बादशाह लुई को शिकस्त देने के बाद किसी फरेब और धोखे में मुब्तला हो गए हैं कि वो हर दुश्मन को मार भगाने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। लेकिन जब हम उन पर वारद होंगे तो वो अपनी सारी जुर्रतमंदी और दलेरी को भूल जाएंगे। चुनांचे मिस्र को फतह करने के बाद वहां के हालात अपने हाथ में करके हम पलटेंगे और शुमार में बेखतर होकर बरकाई खान और मंसूब बिन अहमद के खिलाफ ऐसी जरब लगाएंगे कि आने वाले दौर में इनके सामने दो ही रास्ते होंगे, या तो हमेशा के लिए हमारे मुती और फर्माबरदार बनकर रहें या हमारे हाथों अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें परेशान और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम मजीद लश्कर शुमाल की तरफ भिजवाएंगे जो न सिर्फ हलब, होमस और दमिश्क बल्कि दूसरे शहरों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत और मुस्तहकम रखेंगे। इसके बाद हलाकू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सारे सलारों को अपने साथ आने के लिए कहा ताकि जिस लश्कर ने मिस्र की तरफ पेशकदमी करनी थी उसे अलहदा रखा जाए, और जो दस्ते अर्ज शाम पर अपनी गिरफ्त को बरकरार रखने के लिए भेजे जाने थे उन्हें अलहदा कर दिया जाए। इसके साथ ही हलाकू अपने सारे सलारों और बेटों के साथ अपने खैमे से निकल गया था। दूसरी तरफ मिस्र में इन दिनों ममलूकों की हुकूमत थी। वो चंगेज खान के दौर में कोहिस्तान कैचाक से निकलकर हिजरत करते हुए मिस्र की तरफ गए थे। इस वक्त सकूत बगदाद के वक्त मिस्र की ये हालत थी कि इस पर 15 साला मलिक मंसूर हुक्मरान था। अहले मिस्र मंगोलों की सितमगरी की खबरें मुद्दत से सुन रहे थे, लेकिन दूसरे मुल्कों के मुसीबत ज़दा मुसलमानों की मदद करने के लिए इनमें हरकत पैदा नहीं हुई थी। शायद इसलिए कि वह मंगोलों के तूफान को मिस्र से दूर और अपने आप को महफूज समझते थे, या इसलिए कि वह अपने अंदर मंगोलों से टक्कर लेने की कुव्वत ही ना पाते थे। लेकिन आखिरकार इनका ये जमूद टूट गया। बगदाद की तबाही और खलीफा के कत्ल की खबर इन पर बिजली बनकर गिरी। जब मंगोलों के मफतूह इलाकों से मुसलमानों के लुटे पुटे काफिले पनाह लेने के लिए मिस्र में दाखिल होना शुरू हुए तो अहले मिस्र में सख्त हैजान बरपा हो गया। जब वो हिजरत करने वालों की जबान से मंगोलों के जुल्म सितम के वाकयात सुनते तो इनका खून खोल उठता था, और अब वो शिद्दत से महसूस करने लगे थे कि खतरा इनके करीब आ पहुंचा है। अगर वो इनके मुकाबले के लिए तैयार न हुए तो इनका वही असर होगा जो अहले बगदाद का इससे पहले हो चुका है। इसी दहशत और हिजान की फिजा में ममलूकों के एक सलार सैफुद्दीन कतोजी, जिसे तारीख के औराक में कतज भी कहते हैं, उसने उलमा और अमायदीन सल्तनत को जमा किया और इनसे कहा, ये बड़ा नाजुक वक्त है। अब मंगोलों ने मरकज़ी खिलाफत को बर्बाद कर डाला है और खलीफा को शहीद कर दिया है, और कोई ताज्जुब नहीं है कि वो मिस्र का रुख करें। हमारा बादशाह भी बच्चा है, वो दिन भर गुलामों के साथ कबूतर उड़ाने के सिवा कुछ नहीं जानता। इस वक्त हमें किसी ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो साहिब सैफ हो और साहिब तदबीर भी। तमाम उलमा और उमरा ने इसकी राय से इत्तफाक किया और कहा, हम आपसे बढ़कर और किसी को मसनद हुकूमत के लायक नहीं समझते।
चुनाचे 15 साल मंसूर को माजूल करने के बाद सब ने कतूजी यानी कतज के हाथ पर बैत की और शव्वाल 657 हिजरी ब मुताबिक 1269 ईस्वी में इसे मिस्र का हुक्मरान बनाया और तख्त नशी होने के बाद उसने अल मुल्कुल मुजफ्फर का लकब इख्तियार किया। मलकुल मुजफ्फर के खदशात दुरुस्त साबित हुए। उसकी तख्त नशीनी के थोड़े ही अरसा बाद मंगोल शाम को पामाल करते हुए फ़लस्तीन में नमूदार हुए, लेकिन अज़्ज़ फ़लस्तीन इनकी मंजिल मकसूद नहीं थी। अब तो वो मिस्र पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान रेगिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो हायल था। इनको पुख्ता यकीन था कि इस ज़रा से टुकड़े को पार करने के बाद फ़िरौनों की सरजमीन इनके कदमों के नीचे होगी और दरिया नील में इनकी कश्तियाँ चलेंगी। बहर रून के नीले पानी के किनारे इनके लिए इशरत कदे तामीर होंगे। मिस्र का हुक्मरान बनने के बाद मलक अल मुजफ्फर ने एक ऐसे शख्स को मिस्र के लश्करियों का सलार आला मुकर्रर किया जिसका नाम बैबरस था, और जो तारीख के औराक में एक नायाब, बेमिसल और बेनज़ीर इंसान था। बैबरस की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मौरख़ीन के बयानात में ख़ास इख्तिलाफ़ पाया जाता है। ताहम मुख्तलिफ औक़ात की रोशनी में इसकी इब्तदाई ज़िंदगी का जो खाका सामने आता है वो हस्ब ज़ैल है। एक गिरोह कहता है कि बैबरस 619 हिजरी में दश्ते कीचाक और वस्ते एशिया में पैदा हुआ। दूसरा गिरोह कहता है कि इसकी विलादत से कई साल पहले बलख, बुखारा और समरकंद के मुसलमान ताजरों की तबलीगी मसाई की बदौलत दश्ते कीचाक में इस्लाम फैल चुका था। बैबरस एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और इसका नाम महमूद रखा गया। एक तीसरा गिरोह कुछ इस तरह लिखता है कि इसके बाप का नाम या लक़ब जकचक था, जो ख्वारज़म शाही सल्तनत में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा पर फाइज था। बदकिस्मती से हुक्मरान वक्त किसी बात पर नाराज हो गया और इसको पाबंद सलासल कर दिया। इस तरह यह खुशहाल खानदान गर्दिश ज़माना का शिकार हो गया। दश्ते कीचाक और इससे मुतल्लिका इलाकों को मंगोलों ने पामाल किया तो वहां के बेशुमार बच्चों और नौजवानों को पकड़कर अपने हमरा लेके उनको मुर्दा फरोशी की मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त कर दिया। कमसिन महमूद बैबरस भी दारूगीर हैं कमसिन महमूद बैबरस भी दारूगीर में गुलाम बनकर दमिश्क की मंडियों में 20,000 दीनार सुर्ख के एवज फरोख्त किया गया। महमूद को जिस शख्स ने खरीदा वो एक मिस्री अमीर था जिसका नाम अली इब्न अलबरफा था। अली इब्न अलबरफा एक दूसरे अमीर का मकरूज था। इसके कर्ज के एवज महमूद यानी बैबरस को उसने अपने कर्ज खां को दे दिया। बाज़ रिवायतों में बैबरस के पहले आका का नाम अमीर अलाउद्दीन एदकन बंदकदार था। इस दूसरे मिस्री अमीर की बीवी ने महमूद को अपने छोटे बेटे की खिदमत पर मामूर कर दिया। एक दिन महमूद से कोई लग़्ज़िश हो गई। इसकी मालका ने इसे बुरी तरह पीटा। इस मौका पर अमीर की बहन फातिमा नामी भी मौजूद थी। इसको महमूद पर बड़ा रहम आया और उसने भावज से कहा, अगर तुम इस गुलाम के काम से खुश नहीं हो तो इसको मेरे सुपुर्द कर दो। वो रजामंद हो गई और फातिमा महमूद को अपने साथ दमिश्क ले गई जहाँ इसका घर था। फातिमा के फर्जंद जिसका नाम बैबरस था फोत हो गया था। उसने इत्तफाक से महमूद की शक्ल सूरत मरने वाले लड़के से बहुत मिलती जुलती थी। चुनांचे फातिमा इसको बैबरस कहकर पुकारती और इससे मादराना शफकत के साथ पेश आती। खुदा की कुदरत के महमूद ने तारीख में बैबरस के नाम से ही शोहरत पाई। फातिमा का एक भाई अल मल्क साले नजमुद्दीन अयूब के दरबार में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार था। एक दफा वो अपनी बहन से मिलने दमिश्क आया तो वहां उसने बैबरस को देखा और इसके हालात सुने और लड़के के एतबार से ऐसा मुतासिर हुआ कि उसने फातिमा से उसे मांग लिया, अपने साथ काहिरा ले गया और उसने बैबरस को मिस्र के हुक्मरान अल मल्क साले के हवाले कर दिया। मशहूर मुहर्रिख के हती ने तारीख लबनान में लिखा है कि बैबरस 800 दिरहम में दमिश्क की मंडी में फरोख्त हुआ, लेकिन खरीदार ने यह कहकर सौदा फस कर दिया कि इसकी आंखों में कोई सुकम है। बहरहाल मिस्र के हुक्मरान अल मल्क साले ने उसे खरीद लिया। दरअसल मिस्र के हुक्मरान मलिक साले ने ममलूकों की बड़ी कसीर तादाद को खरीदा था और इनकी तालीम और तरबियत के लिए खास इंतजाम किए थे। बैबरस ने भी मलिक साले की सरपरस्ती में किताबी उलूम, अरबी फ़नून में आला दर्जे की महारत हासिल की और इसके बाद हस्बे दस्तूर फौज में भर्ती हो गया। अपनी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत और वजाहत की बदौलत वो जल्द लश्कर के एक हिस्से का अफसर बन गया था। उसने अभी तक कोई खास शोहरत हासिल न की थी। इत्तफाक से उसी जमाने में 7वीं सलीबी जंग छिड़ गई। इस जंग के दौरान मंसूरा का फैसला कुन मार्का फ्रांस के बादशाह लुई के साथ पेश आया, जिसमें नौजवान बैबरस ने हैरत अंगेज अस्करी सलाहियत और शुजाअत का मुजाहिरा किया और दफतन शोहरत और नामवरी की इंतहाई बुलंदियों तक पहुंच गया। उसके बाद उसने कई और लड़ाइयों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दी और चंद साल के अंदर अंदर न सिर्फ लश्कर बल्कि मुल्की सियासत में भी इसको एक मुख्तदर शख्सियत ख्याल किया जाने लगा। मिस्र के लश्करियों का सलार आला बनने के बाद इसी रुकनुद्दीन बैबरस ने मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों शहरों से उम्दा तैगजन और जंगजू अपने पास जमा करने के साथ साथ तेज रफ्तार कासिद सराय अरब के बदुओं की तरफ रवाना किए। वो जानता था तुर्क जहां मंगोलों के तरीका वारदात, इनकी जंगजूयाना आदात और उनके लड़ने के अंदाज से खूब वाकिफ हैं, इनके जहाराना हमले का जवाब दे सकते हैं। वहां सराय अरब के बद्दू जो तकलीफ उठाने में बड़ी सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, वो बड़ी जांफशानी के साथ दिफा इस्लाम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। चुनाचे तेज रफ्तार कासिद रुकनुद्दीन बैबरस ने उनकी तरफ भिजवाए और उन्हें मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बड़ी मोहब्बत और चाहत में मिस्र आने की दावत दी।
सरायाब के बद्दू पहले ही मंगोलों से तंग और नालां बैठे हुए थे। बगदाद की तबाही और बर्बादी फिर इराक के मुख्तलिफ शहरों की शिकस्त और रिख्त ने उन्हें मंगोलों के खिलाफ पहले ही सीख पा कर रखा था। लिहाजा रुकनुद्दीन बैबनस की पुकार पर सहरा अरब की खुली आस्तीनों वाले बद्दू जोक दर जोक काहिरा आकर मिस्र के लश्कर में शामिल जमा होना शुरू हो गए थे। आखिर वो वक्त आन पहुंचा जिसका आलम इस्लाम को अमूमियत के साथ और अहले मिस्र को खसूसियत का धड़का लगा हुआ था, और वो ये कि हलाकू खान ने अपने लश्कर के कुछ हिस्से शुमाल की तरफ भेजे। इस वक्त तक मंसूर बिन अहमद कोहिस्तान के इराक की तरफ जा चुका था, और जो लश्कर हलाकू खान ने शुमाल की तरफ भेजे उन्हें उसने हुक्म जारी किया कि वह बगदाद के साबिक नायब सिपहसालार ने जो जो इलाके इनकी गैर मौजूदगी में फतह किए हैं पर कब्जा कर लिया जाए, और खुद हलाकू ने मिस्र पर हमला आवर होकर मिस्र को फतह करने का पुख्ता इरादा कर लिया था। चुनाचे 658 हिजरी में मंगोलों का एक वक्त हलाकू खान ने मिस्र की तरफ रवाना किया। ये वक्त सिफारती लिबादे ओढ़े कायरा में दाखिल हुआ। ये वो जमाना था जब मंगोलों के सताए हुए पनाहगीर कायरा की गली कूचों में पनाह लिए हुए थे और अपनी मजलूमियत और मंगोलों की कुव्वत और बर्बरियत की कहानियां दोहराया करते थे। मंगोल सफीरों के अचानक मिस्र में दाखिल होने से कायरा में खौफ और गैज़ो गजब की मिलीजुली फिजा पैदा हुई थी। मंगोलों के ये सफीर मिस्र के नए हुक्मरान अलम मलक अल मुजफ्फर की खिदमत में हाजिर हुए, जो अब मिस्र का सुल्तान था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि जिस वक्त मंगोलों के सफीर कायरा में दाखिल हुए तो मिस्र के लश्करियों को सिपह सलार आला रुकनुद्दीन बैबरस ने कुछ चाको चौबंद दस्ते रवाना किए, जिन्होंने इन मंगोल सफीरों को अपने घेरे में ले लिया और बरहना तलवारों के साय में मिस्र के शाही दरबार में ले गए। ये सफीर बकौल मौरखीन खूब अकड़ कर चल रहे थे। इनका रवैया बड़ा गुस्ताखाना था। उन्होंने ताबेशाही मलूजे खातर रखे बगैर हलाकू खान का पैगाम सुल्तान मलकुल जाहिर के सामने फेंक दिया, और फिर वो शोले बरसाती आंखों के साथ मिस्र के सुल्तान के रद्दमल का इजहार करने लगे थे। हलाकू खान ने अपने इस पैगाम में लिखा था, ये फरमान उसका है जो सारी दुनिया का आका है। अपनी शहर पनागाहें मुनहदिम कर दो और अतात कबूल कर लो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अमनो चैन से जिंदा रहने दिया जाएगा। अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला जावेदानी आसमान के सिवा कोई नहीं जानता। मौरखीन लिखते हैं कि जहां तक इन मंगोलों के मजहब का ताल्लुक था तो वो अरवाह परस्त थे। उनका अकीदा था कि कायनात की हर शय एक रूह रखती है। नेक और बद रूहों को इंसान की जिंदगी में बड़ी हद तक तसर्रुफ हासिल है। जावेदानी बुलंदो बाला आसमान की रूह सबसे बड़ी और ताकतवर है। बहरहाल मिस्र के सुल्तान अलमुल्क ज़ाहिर ने हलाकू खान का पैगाम पढ़ा तो इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ताहम उसने निहायत तहम्मुल और सब्र से काम लिया और मंगोलों के सफीरों से कहा, हमने हलाकू का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए बेहतर यही है कि वो मिस्र को अपने हाल पर छोड़ दे और हमारे अमनो अमान में खलल न डाले। मिस्र के सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर मंगोलों के सफीरों की हालत बदल गई। उनके चेहरे गुस्से में सुर्ख हो गए थे। फिर इनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा वही अशर जो बगदाद के मगलूब खलीफा का हो चुका है? अच्छी तरह समझ लो, हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है, दुनिया की कोई ताकत उससे टकरा नहीं सकती। वो खूब जानता है कि तुम जैसे खुद से हुक्मरानों और इनकी रैयत से कैसा सलूक करना चाहिए। इस मौका पर मिस्र के सुल्तान ने मंगोल सफीरों को बहुत समझाया कि वो अपनी रविश से बाज आ जाएं, मगर इनका लबो लहजा तुर्श से तुर्श होता चला गया। हकीकत में इनका रवैया सिफारती आदाब के कतई मुनाफी था। मिस्र के सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने मंगोलों की इन बदतमीजियों को काफी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। चुनाचे उसने अपने सामने बैठे अमायदीन और सारे सलारों की राय तलब की। कहते हैं इस मौका पर बड़े सलारों में से रुकनुद्दीन बैबरस, तरनताई, सैफुद्दीन, हसामुद्दीन के अलावा दूसरे बहुत से सलार और उमरा बैठे हुए थे। इस दौर में मिस्र के सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर की खुशकिस्मती के रुकनुद्दीन बैबरस के अलावा इसे बेहतरीन सलार हासिल थे, जो बद से बदतरीन हालात में भी अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बनाना जानते थे। इन सलारों में सर फहरिस्त तरनताई, सैफुद्दीन, हसामुद्दीन और कुछ दीगर थे। बहरहाल मौरखीन लिखते हैं कि इस मौका पर कुछ हमायतीन मिस्र ने यह राय दी कि मंगोलों की गैर मशरूत अतात कबूल कर लेनी चाहिए। ये अल्फाज सुनकर मिस्र के लश्करियों का सलार आला रुकनुद्दीन बैबरस भड़क उठा, अपनी जगह पर से उठा और दरबार में बैठे मिस्र के उमरा को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं इन मंगोलों के अहद पैमान पर हमको एतबार नहीं है। फिर ये भी सोचो कि मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह है और उसकी हिफाजत के लिए मंगोलों के खिलाफ सर पर कफन बांध कर लड़ना होगा। रुकनुद्दीन बैबरस के इन अल्फाज के जवाब में जो सफीर इससे पहले मिस्र के सुल्तान अल मुजफ्फर से गुफ्तगू कर रहा था, घूरने के अंदाज में रुकनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू से लगता है तुम मिस्री लश्करियों के सिपा सलार हो। क्या तुम में इतनी ताकत और कुव्वत और जुर्रत और हिम्मत है कि हमारा मुकाबला कर सको? इस मंगोल के इन अल्फाज पर रुकनुद्दीन बैबरस गुस्से में खोल उठा था। लिहाजा कहरमानी में धाड़ती आवाज में वो इस मंगोल को मुखातिब करके कहने लगा, सुनो मशीयत खुदाबंदी का मजाक उड़ाने वालों, अब तक तो तुम सितम की आग, खून की
ندیوں کا کھیل کھیلتے اور قتل عام کرتے رہے ہو۔ اب تک تم ان مسلمانوں پر حملہ ور ہو رہے ہو جو خود امن سے زندگی بسر کر رہے تھے اور جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ تم ان روحوں کو جسموں سے جدا کرتے رہے ہو، ہم سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا ہم تو تمہارے لیے قضا کے حصار تنگ کر دیں گے، تمہارے ذہنی رشتے منقطع کر کے موت کی گھات تمہارے چار سو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ سنو منگولو، اب تک تم نے اپنی بربریت اور حیوانیت سے مسلمانوں پر حملہ آور کسی کے باپ کا دل، کسی کی ماں کا خون، کسی کی بیٹی کی قسمت، کسی کی بہن کی آبرو چینی۔ سنو غرض کے بندو، ہم اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکے ہیں۔ یاد رکھنا ہم اپنی بہنوں، معصوم سہاگنوں، عظیم ماؤں کی مسکراہٹوں، بے ضرر بچوں کی گنگناہٹوں، ان گنت گھروں کے خوش رنگ چراغوں کے محافظ ہیں۔ وہ رب جو باپ کو وفا عطا کرتا ہے، ماں کو مامتا سے آراستہ کرتا ہے، اس کی ربوبیت، اس کی تقدیس کی قسم، ہم تم جیسے سرکشوں وحشیوں کے خلاف گرجتی دھاڑتی آندھیوں، صدیوں کے فاصلوں کو سمیٹتی قضا بن کر سامنے آئیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غصے اور دھاڑتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، منگولو، تم نہ ختم ہونے والی بتی کے گہن ہو۔ واپس جا کر ہلاکو سے کہنا اب وقت آ گیا، ہم تمہارے قیاس اور گمان تمہاری تاب و تاش میں خاموشیوں کے گریبان چاک کرتے بے قرار طوفانوں کی طرح داخل ہوں گے۔ تمہاری اور تمہارے لشکر کی حالت بوسیدہ کفن کی ویرانیوں، قبرستانوں کی چپ اور بے ربط کوشش کی طرح بیکار بنا کر رکھیں گے۔ منگولو، مسلمانوں کے خلاف تم نے جو طوفان کھڑے کرنے تھے کر چکے، اب ہم متحد ہیں، ہمارے اندر یکجہتی ہے، اتفاق ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی جوابی کارروائی سے دھواں دھواں اور دھول بنا کر اڑا دیں۔ رکن الدین ایسے غضبناک انداز میں بولا تھا کہ لمحہ بھر کے لیے اپنی آتشی انات اور لا علاج تعصب کو بھول کر منگول پیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ تاہم وہی منگول جو اس سے پہلے مخاطب ہو رہا تھا کہنے لگا، تم نے جو کچھ کہا ایسے ہم سب جھاگ کی مانند اڑا کر رکھ دیں گے۔ اس منگول کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ رکن الدین اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا۔ اس موقع پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھے دوسرے ساتھی سالار ترنتائی سیف الدین اور حسام الدین کی ہاتھ بھی اپنی تلواروں کے دستے پر جا چکے تھے۔ رکن الدین بیبرس دوبارہ گرجتے ہوئے منگول سفیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب تمہارے جھاگ بنا کر اڑانے کے دن گزر گئے۔ تمہاری انا کی مستی میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ تم ناقابل تسخیر ہو، تو تمہارے اس جذبے کو بھی میری قوم کے ایک فرزند نے دھو کر رکھ دیا تھا۔ تمہارے ذہن کے کرتاس پر ایک ایسا نام ابھرتا جو ہے تمہارے لیے خوف اور دہشت کا باعث ہے، اور وہ نام منصور بن احمد کا ہے۔ میری قوم کا وہ فرزند جس طرح تمہارے خلاف اب تک حرکت میں آ چکا ہے، اس کی ساری روداد، اس کی ساری تفصیل ہمارے مخبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہی ہے۔ بغداد کا وہ سابق نائب سالار جس نے اپنے سپہ سالار فتح الدین داؤد کے ساتھ مل کر تمہارے خان ہلاکو کو بغداد کے نواح میں بدترین شکست دی تھی، اس کے کچھ سالار اس موقع پر اس کی بات نہ مانتے ہوئے تمہارا تعاقب کر بیٹھے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو قسم خداوند قدوس کی میری قوم کے وہ بہترین اور عمدہ سالار ہلاکو کا تعاقب کرتے اور اس کے مرکزی شہر تک اس کی پیٹھ پر ضربے لگاتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد کم کر دیتے۔ تم کس وحشت اور کس عذاب کی بات کرتے ہو؟ کیا اب تک منصور بن احمد تمہارے لیے سنسناتا تیر، کوندتی شمشیر، بدترین تقدیر اور اپنی قوم کی توقیر ثابت نہیں ہوا؟ کیا اس نے تمہارے خلاف سیاہ بختی کے سائے پھیلا کر تمہارے وحشی جذبوں کو اپنی منزل کی گرد میں اڑا کر نہیں رکھ دیا؟ میری قوم کا وہ علمبردار، ہمارا مہربان بھائی جو ہر محاذ پر تمہارے لیے کاٹ دینے والی تلوار اور آہنی دیوار ثابت نہیں ہوا؟ وہ موجوں کے پیچ و تاب اور طوفانوں کا شباب بن کر لگاتار کئی بار تمہارے لشکروں پر چوٹ لگاتا رہا۔ سنو منگولو، منصور بن احمد اور اس کے ساتھی سالاروں کے ہاتھوں کئی بار ناکامیوں کا سامنا کر کے تم اپنی توقیر گنوا چکے ہو، اپنی فتح مندی کی تاثیر کھو چکے ہو۔ میری قوم کا وہ عمدہ فرزند، میری قوم کا وہ نایاب مجاہد اڑا مارنے والی ہواؤں کی طرح تم پر حملہ آور ہوتا رہا اور تمہاری حالت بار بار وہ بیچ صحرا میں تشنہ لب مسافر جیسی کرتا رہا۔ اس کی عقوبت کے سمندر، کرب جان کے آزار جیسی جرت، آگ و آتش کے اندھیاؤ اور کھولتے صحرائی بگولوں جیسی دلیری، گرتی برق کی برہنہ یلغار اور جنگ کے لیے بجتے تبل جیسی حرب و ضرب میں اس کی ہنرمندی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا تمہارے ذہن میں منصور بن احمد، حسام الدین چوکندار اور سیف الدین کردی کا نام نہیں ابھرتا، جنہوں نے بار بار تمہاری چشم نظر کو شکستہ، تمہارے بدنوں کو زخم زخم، تمہارے تشخص کو برباد کیا، تمہارے سامنے تمہاری حسرتوں کے انبار، تمہاری زندگیوں کے محرومیوں کے ڈھیر لگائے اور بار بار تمہاری حالت زنگ کھائے لوہے اور دیمک لگی لکڑی جیسی بنا کر رکھی؟ سنو منگولو، تباہی کی جو فصل تم نے اب تک بوئی ہے، اب دشت و صحرا کی ویرانیوں میں اس کی درد بھری تعبیریں تمہارے سامنے آئیں گی۔ نامراد قسمت کی بدبختیاں تمہارا تعاقب کریں گی۔ تمہارے لیے اب مسلمانوں کی سرزمینوں میں تلخیوں کا سورج اور نفس کی بے کلی کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین بیبرس رکا تھا۔ اس کے بعد وہ سمندر کی لہروں کی طرح بولتا چلا گیا اور منگول سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خبردار،
ہمارے سامنے اپنی کسی جرت مندی، اپنے ناقابل تذکیر ہونے کی بات مت کرنا۔ کیا منصوبی نعمت تمہیں میاں فارکین شہر کے نوائے بدترین نقصان سے دوچار نہیں کر چکا، اور تم لوگوں کو اس نے اربل شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیا؟ تمہارے ہلاکو خان نے جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ کیا منصوبی نعمت اور اس کے ساتھی سالاروں اور لشکروں نے تمہاری اس جنگی ذہنیت کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور کیا وہی منصوبی نعمت حلب اور حمص شہر میں تمہارے لشکریوں پر عذاب بن کر طاری نہیں ہوا، اور دونوں شہروں پر اس نے قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ پھر تم ہمیں اپنی کس طاقت اور قوت کے بھرتے پر دھمکیاں دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں تمہاری اطاعت قبول کر لینی چاہیے؟ منگولو، اب وقت آ رہا ہے کہ تمہیں ہماری اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر منگول سفیر عجیب سے انداز میں رکن الدین بیبرس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ رکن الدین بیبرس پھر بول پڑا۔ تم اس وقت ہمارے سلطان کے سامنے کھڑے ہو، تم نے اب مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو تم سب کی زبانیں گدی سے کھینچ چلی جائیں گی۔ رکن الدین بیبرس کی اس گفتگو سے سلطان کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، چنانچہ کچھ دیر تک ایسی ہی صورتحال رہی، پھر اس نے سارے منگول سفیروں کے سر قلم کرنے کا حکم اپنی کھولتی آواز میں دے دیا تھا۔ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا، اور شاید مصر کے سلطان نے رکن الدین بیبرس کی اس گفتگو سے شہ پا کر ان سارے منگولوں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ سلطان کا حکم پاتے ہی لشکری سفیروں پر ٹوٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لٹا کر رکھ دیا، اور پھر چند ساعتوں بعد اہل قاہرہ نے دیکھا کہ منگول سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ اس طرح گویا مصر کے سلطان نے منگول سفیروں کو قتل کر کے ہلاکو کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا، لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جان قربان کر دیں۔ اس کے علاوہ مصریوں کے لیے یہ بات بھی بڑی حوصلہ افزا تھی کہ منگولوں سے نبرد آزما ہونے کا بیڑا منصورہ کے مرد میدان امیر رکن الدین بیبرس نے اٹھا لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بانکا سپاہی اور نڈر سالار ہے، اور منگولوں کی قوت اور طاقت کے افسانے سن کر وہ کہے لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، وقت آنے پر ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ بھی مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کی لاشیں اسی کے حکم سے قاہرہ کے اہم مقامات پر لٹکا دی گئی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منگول سفیروں کی آمد سے قاہرہ کے شہریوں پر جو دہشت طاری ہوئی تھی وہ دور ہو جائے۔ اس موقع پر مصر کے سلطان نے رکن الدین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو حلب اور اس کے گرد و نواح کے سارے علاقے کی ولایت اس کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ رکن الدین بیبرس نے جہاد کی تیاری کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ فرد کے لیے عسکری خدمت لازم قرار دے دی۔ بقول مورخین یہ حکم دے دیا کہ جو شخص کسی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور انتہائی جنوبی مصر کے ہورا قبائل کی کثیر تعداد کو بھی بھرتی کر لیا تھا۔ عرب کے یہ بدو اور ہورا قبائل بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے۔ ان کی شجاعت پر ہر حالت میں بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ان دو قوتوں کے علاوہ لشکر کا تیسرا فعال عنصر وہ تھا جس کی تربیت مملوک دستوں نے کی تھی۔ ان مملوکوں کو کئی سال تک اعلیٰ درجے کی عسکری تربیت دی گئی تھی، اب وہ حرب و ضرب میں کمال درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ دشت قیچاق کے رہنے والے تھے، منگول ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے اور ان کے پنجے میں پنجہ ڈال کر لڑ سکتے تھے۔ بہرحال ان عربوں اور ہوریوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ سامعین و ناظرین، ہلاکو خان کی قسط نمبر 22 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ناول کی تاریخی پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔